गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है और कहा गया है इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए रूट लोकस ड्रॉ करके दें। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और रूट लोकस ड्रॉ करते हैं। रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए स्टेप्स क्या रहेंगे उसे भी सामने रख लेते हैं। ये रहेंगे आपके स्टेप्स रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप रहेगा प्लॉट ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस। तो कीजिए प्लॉट। ये आ जाएगा आपका ओरिजिन पे एक पोल, -1 पर एक पोल और -3 पे एक पोल। जीरोस कोई है नहीं तो कुछ प्लॉट करने के लिए हमारे पास है नहीं। यहाँ पे जीरो यहाँ पे लोकेट होते हैं, न्यूमरेटर के रूट्स को जीरोस कहते हैं। चलिए अब स्टेप 2 पे आते हैं, कैलकुलेट ब्रेकअवे पॉइंट। ब्रेकअवे पॉइंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो चलिए ब्रेकअवे पॉइंट कैलकुलेट कीजिए। इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी? वन प्लस GSHS, ये होती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लिखिए 1 प्लस K डिवाइडेड बाय S इंटू S+1 मल्टीप्लाई बाय S+3। यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो HS क्या होगा आपका 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी S³ प्लस 4S² प्लस 3S प्लस K इक्वल टू 0। यहाँ से K की टर्म्स को एक साइड पे लिखिए और रेस्ट ऑफ द ऑल टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाइए। तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से। आप डिफरेंशिएट कीजिए अबव इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू S। तो क्या बन जाएगा dk डिवाइडेड बाय ds इज इक्वल टू -3s² प्लस 8s प्लस 3। पुट dk बाय ds इक्वल टू 0। थ्री एस स्क्वेयर प्लस 8s प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वही आपका ब्रेकअवे पॉइंट आएगा। तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपके रूट्स आ जाएंगे -0.45 एंड -2.21। तो देखिए इन दोनों ब्रेकअवे पॉइंट में से एक ब्रेकअवे पॉइंट वैलिड है और एक इनवैलिड ब्रेकअवे पॉइंट है। तो वो मैं किस तरह से कह रहा हूँ ज़रा देखिए ऊपर। एक ब्रेकअवे पॉइंट है आपका -0.45 और एक है -2.21। प्लॉट कीजिए इसे स्प्लिन पे। ये आ जाएगा आपका -0.45 और ये आ जाएगा आपका -2.21। ये आ गया आपके दो ब्रेकअवे पॉइंट। देखिए ये रीजन जो आपका है रूट लोकस का, ये एक इनवैलिड रीजन है। आपका रूट लोकस यहाँ नहीं आएगा क्योंकि आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो आपके आगे कितनी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसीज हैं? 2 इवन नंबर ऑफ क्रिटिकल फ्रिक्वेंसीज हैं। तो ये रीजन आपका इनवैलिड रीजन होगा रूट लोकस के लिए। यहाँ पे आपका रूट लोकस नहीं बनेगा। आपका रूट लोकस कौन से एरिया में प्लॉट होता है? जहाँ पे खड़े होकर आप देखें और आपके आगे ऑड नंबर ऑफ क्रिटिकल फ्रिक्वेंसीज हों। पोल्स और जीरोस को क्रिटिकल फ्रिक्वेंसीज कहते हैं। क्यों कहते हैं ज़रा इसको भी डिफाइन कर देते हैं। यानी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसीज क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इसमें अपनी S की वैल्यू, पोल की जो आपकी वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे -1। तो आपका ये पूरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। अगर आप यहाँ पे -3 भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों जगहों पे, तीनों जगहों पे, तो भी आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। तो ये एक्सट्रीम वैल्यू एक यील्ड करता है पोल सब्स्टिट्यूट करने पे आपके ट्रांसफर फंक्शन में। तो इसलिए इसे हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और सिमिलरली जीरो को भी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक S+2 करके 0 होता और यहाँ पे आप S की वैल्यू अगर -2 सब्स्टिट्यूट कर देते अपने इस ट्रांसफर फंक्शन में, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में, तो ये आपकी पूरा का पूरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या बन जाना था? 0। ये भी एक एक्सट्रीम वैल्यू कंसीडर करेंगे हम। और पोल और 0 पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ मिलती हैं हमें 0 एंड इन्फिनिटी। इसलिए इन फ्रीक्वेंसीज को क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चलिए अभी ये बात डिस्कस कर रहे थे कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है और वैलिड और इनवैलिड ब्रेकअवे पॉइंट कौन सा होता है। तो ये आपका ब्रेकअवे पॉइंट हो जाएगा वैलिड, क्योंकि ये रीजन ही आपका वैलिड है रूट लोकस बनाने के लिए। आपका रूट लोकस इसी रीजन में आएगा क्योंकि यहाँ से खड़े होकर अगर आप देखें तो आपके सामने कितनी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज हैं? 1 विच इज़ एन ऑड नंबर। तो ये रीजन क्या है आपका? वैलिड रीजन है। और यहाँ से खड़े होकर देखेंगे आप तो आपके सामने कितनी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज हैं? 2। तो ये कौन सा रीजन हो जाएगा? इनवैलिड रीजन। यहाँ पे आपका रूट लोकस प्लॉट नहीं होगा।
तो ये ब्रेकअवे पॉइंट का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इस ब्रेकअवे पॉइंट को हम इनवैलिड ब्रेकअवे पॉइंट भी कह सकते हैं। तो चलिए इस ब्रेकअवे पॉइंट को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2 भी। अब हमें क्या चाहिए, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है हमारा, कैलकुलेट सेंट्रोइड। तो चलिए सेंट्रोइड कैलकुलेट करते हैं। सेंट्रोइड क्या आ जाएगा हमारा, सेंट्रोइड का फॉर्मूला लिखिए, ये आ जाएगा समेशन ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय p माइनस z विच इज़ नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। हमारे पास पोल्स क्या क्या हैं, एक 0 है, एक पोल हमारे पास -1 पे है और एक पोल क्या है -3 पे। इन तीनों पोल्स को ऐड कर दीजिए और जीरोस क्या है हमारे पास, है ही कोई नहीं, तो सिंपली 0 लिख दीजिए। और सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स हैं हमारे पास 3 और जीरोस कितने हैं 0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा -1.33। ये आ गया आपका सेंट्रोइड। इस पॉइंट के ऊपर रख के हम अपना एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स ड्रॉ करेंगे। -1.33 मान लेते हैं समवेयर यहाँ पे आ जाएगा कहीं। अब यहाँ पे हम अपने एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स ड्रॉ करेंगे, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे एंगल्स का क्या आएंगे एसिम्पटोटिक लाइंस के, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स, इसका क्या फॉर्मूला रहता है, 2k + 1 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय p माइनस z। ये आ जाएगा आपका एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स का फॉर्मूला, वे k रेंजेस फ्रॉम 0, 1, 2 एंड अप टू p माइनस z माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा kmax क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पोल्स हैं 3, जीरोस हैं 0, -1, हमारा kmax आ जाएगा 2। मतलब हमारा k रेंज करेगा फ्रॉम 0, फ्रॉम 1 अप टिल 2। तो चलिए फॉर 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k अपने एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालिए। फॉर k इक्वल टू 0 आपका एंगल ऑफ एसिम्पटोट बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 + 1 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री divided by number of poles 3 minus zeros and this will turn out to be 60 degree। अब for k equal to 1 बनाइए अपना एंगल ऑफ एसिम्पटोट, देखिए क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 इक्वल टू, यहाँ से देखिए आपका आंसर आ जाएगा सिंपली 180 डिग्री। और सिमिलरली फॉर k इक्वल टू 2 भी अपना एंगल ऑफ एसिम्पटोट बनाइए, इसे थीटा 1 नाम दे देते हैं, इसे थीटा 2। ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 300 डिग्रीज। तो ये आ गया आपके 3 एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। तो अपनी एसिम्पटोटिक लाइन्स बनाइए फ्रॉम सेंट्रोइड। तो किस तरह से बन जाएगा, एक एसिम्पटोटिक लाइन बन जाएगी आपकी 60 डिग्री कुछ इस तरह से, एक एसिम्पटोटिक लाइन बन जाएगी आपकी 300 डिग्री समवट लाइक दिस, एंड द अदर एसिम्पटोटिक लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस फॉर 180 डिग्री। तो ये आ गया आपके 3 एसिम्पटोट, ये आ गया आपका 60 डिग्री का, और ये आ गया आपका 300 डिग्री के लिए, और ये वाला आ गया आपका 180 डिग्री के लिए। तो चलिए अब अपने पोल्स को इनके अलॉन्ग प्लॉट कीजिए। देखिए ये जो पोल है आपका, सबसे पहले ये कहाँ जाएगा, आपके वैलिड रीजन में ही मूव करेगा, इस तरफ तो जाएगा नहीं, ये इनवैलिड रूट लोकस का रीजन है। तो ये पोल और ये पोल दोनों ब्रेकअवे पॉइंट की तरफ मूव करेंगे एज यू विल इंक्रीज योर गेन। तो फाइनली जब यहाँ ब्रेकअवे पॉइंट पे पहुँचेंगे तो यहाँ से ये ब्रेक हो गए अलॉन्ग द एसिम्पटोटिक लाइन्स चले जाएंगे, दोनों के दोनों पोल्स कुछ इस तरह से ये आ जाएंगे आपके पोल्स की मूवमेंट। जैसे जैसे आप गेन की वैल्यू बढ़ाएंगे कुछ इस तरह से, और ये वाला पोल आपका ये रीजन वैलिड नहीं है, तो ये पोल कहाँ मूव करेगा, ये 180 डिग्री लाइन के क्रॉस इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा इस तरह से। तो ये आ गया आपका रूट लोकस की डायग्राम, कंप्लीट हो गई आपका स्केच फॉर द रूट लोकस। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो दो हैं, एक कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के हमारे जो रूट्स है वो शिफ्ट कर गए टू द अनस्टेबल रीजन, क्योंकि ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी इस सिस्टम की के की, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम के की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा अनस्टेबल, क्योंकि जो हमारे पोल्स हैं वो कहाँ हो जाएंगे शिफ्ट, राइट हैंड साइड पे। ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते,
और ये क्या हो जाएगी हमारी के की लिमिटिंग वैल्यू इस सिस्टम के लिए। और मोर ओवर इवन अगर हमें के की वैल्यू ग्रेटर देन दिस लिमिटिंग वैल्यू चाहिए तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे और उसका रूट लोकस इम्प्रूव करेंगे और चेंज कर देंगे। वो कैसे चेंज करेंगे वो हम इसी लेक्चर के कंटिन्यूशन में देखेंगे।